हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कल की क्लास में मैंने आपसे चर्चा किया था कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जब प्रभाव पड़ता है तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहने का आशय यह है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण और ब्रिटेन की आर्थिक हितों का संरक्षण और समर्थन वो भी ज्यादा से ज्यादा हो। ये 3 चरणों से गुजरा है। पहला चरण 1757 से 1813 ईस्वी के बीच में पड़ता है, जिसको वाणिज्यिक चरण कहते हैं। दूसरा चरण देखिए हमारा औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण है, ये 1813 से 1858 ईस्वी तक। और तीसरा जो है वित्तीय पूंजीवाद का चरण है, जिसकी शुरुआत 1860 के बाद होती है। अब इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको चर्चा पूर्व में आपको ले जाना चाहते हैं। थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको बता दें कि आपको जैसे पता होगा कि 17वीं शताब्दी तक जो बाहर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, तो यहाँ से क्या करते थे, वो सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र, औद्योगिक मतलब ये आप जानिए जड़ी बूटियाँ, मसाले इत्यादि खरीद के लेके जाते थे। और बदले में क्या करते थे कि वो बहुमूल्य धातुएं देते थे, जिसमें सोना चांदी वगैरह ये सब रहते थे। तो उस समय क्या हुआ था कि बाहर भारत में की स्थिति काफी मजबूत थी और बाहर का धन जो है भारत की तरफ आता था। लेकिन 1757 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तमाम क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि इन व्यापारियों को बहुत ज्यादा रियायती दी जाती है। और उन रियायतों के क्रम में क्या होता है कि यहाँ के व्यापारियों का जो है उनके हितों का संरक्षण नहीं हो पाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और प्लासी का युद्ध होता है और धीरे धीरे यहाँ की अर्थव्यवस्था पे उसका अधिकार होने लगता है। तो आइए इसकी शुरुआत हम करते हैं। भारत में जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की नींव पड़ती है वो 1757 में प्लासी के युद्ध से पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी 1757 से 1813 तक का जो काल था, जो पीरियड था, इसी को कहते हैं हम वाणिज्यिक चरण कहते हैं। तो जब इसमें होता क्या है कि ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर भू राजस्व वसूलने का अधिकार हो जाता है। तो पहले जो व्यापार होता था, समझिए इस बात को, वो बाहर के धन से मतलब बहुमूल्य सोना धातु के बदले जो है यहाँ से सामान ले जाते थे। अब स्थिति एकदम बदल जाती है। अब करते क्या है कि यहाँ से जो भू राजस्व वसूलते थे, तो जो उनको धन मिलता था उस धन से यहाँ के माल को खरीदते थे और उसको ले जाके अपने देश में, यूरोप के अन्य देशों में बेचते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा कमाते थे। ये व्यवस्था 1765 से 1772 तक भारत बंगाल में दैन्य शासन के रूप में जो है चलती रही। अब उसके बाद आती है बंगाल में एक नया व्यवस्था लागू होता है, इजारेदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या किया जाता था कि जिले में जो सबसे अधिक बोली लगाता था जो जमींदार, उसी को लगान वसूलने का अधिकार दिया जाता था। तो इजारेदारी व्यवस्था में क्या था कि 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था जो लगान वसूलता था, और लगभग शेष भाग जो है वो कंपनी को दे देता था। तो इसमें क्या हुआ कि किसानों का अत्यधिक शोषण होने लगा, कृषकों का। तो इतना ज्यादा कृषकों का शोषण होने लगा, उनकी स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। और जो यहाँ पे पहले कृषक हमारे थे, स्वतंत्र पूर्वक अपना जो परंपरागत कृषि करते थे, वो धीरे धीरे वो व्यवस्था भी नष्ट होने लगी और स्थिति दिन ब दिन जो है खराब होती चली गई। तो सन 1772 में क्या होता है, ईस्वी में दैन्य शासन की व्यवस्था समाप्त करके इजारेदारी व्यवस्था लाई जाती है। सॉरी, ये तो हम बता चुके। तो जो इजारेदारी व्यवस्था में भी हमने आपको बताया कि क्या था कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसी को जो है लगान वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन ये क्लाइव के समय जो है 1 वर्ष के लिए ये नियम था। जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसमें तब्दीली लाई और उसको 1 वर्ष से जगह 5 वर्ष के लिए कर दिया। फिर उसके बाद 1792 में कॉर्नवालिस महोदय क्या करते हैं, जो गवर्नर जनरल थे, उसको ये इन्होंने 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। और तब से जो है ये
क्या हो गया कि जो इजारेदारी व्यवस्था थी ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में तब्दील हो गई। तो एक तो ये हो गया जो है, और ये जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में तब्दील हो गई, तो इसका भारत में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू था? वो लगभग भारत में 19% क्षेत्रों में लागू था। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 19% क्षेत्रों पर लागू था, ये देखिए। और 19% में कौन कौन से राज्य आते थे? जिसमें बंगाल आता था, बिहार आता था, उड़ीसा आता था, पूर्वी उत्तर प्रदेश था जिसमें वाराणसी वगैरह थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक था। इतने क्षेत्र थे जहां पे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। कौन था? बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक था। दूसरा आता है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको शुरुआत करने का श्रेय थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। इसके जन्मदाता कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है? इसमें कंपनी का जो है सीधे कृषकों से संबंध होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और इसकी शुरुआत जो है 1972 में रीड महोदय ने, मतलब कैप्टन रीड महोदय जो थे, वो मद्रास के जो है 12 महल जिले से जो है इसकी शुरुआत करते हैं। मद्रास के 12 महल जिले से। और ये व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी? ये व्यवस्था थी, मद्रास का क्षेत्र था, बंबई का कुछ हिस्सा था, संपूर्ण बंबई नहीं था, बंबई का कुछ हिस्सा था, उसके बाद पूर्वी बंगाल था, कुर्ग था और आसाम था। यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। इन क्षेत्रों को आप लोग दिमाग में बैठा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मद्रास था, बंबई के कुछ हिस्से थे, पूर्वी बंगाल था, दे देगा पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तो दिमाग में बैठाइएगा पूर्वी बंगाल, कुर्ग और आसाम। ये कितने क्षेत्रफलों में लागू किया गया था? तो लगभग 51% भाग पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में लागू की। इसमें जो लगान की दर थी वो 55 से 33% के बीच हुआ करती थी, ये लगान की दर। उसके बाद आता है महलवाड़ी व्यवस्था। इसको मार्टिन बर्ड भी व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि मार्टिन बर्ड ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसका जो टोटल क्षेत्र, इसमें महलवाड़ी का मतलब क्या होता है? महलवाड़ी से सीधा सा मतलब होता है कि एक गांव के समूह से मतलब होता है, उन समूह से जो है कर लिया जाता था। तो ये भारत के लगभग 30% क्षेत्रों पे जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। कहाँ कहाँ लागू था ये मेन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे दक्कन के कुछ जिले हो गए, ये देखिए। उत्तर भारत, जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसमें आगरा था, ये आगरा हो गया। अवध का क्षेत्र हो गया, ये देखिए मध्य प्रांत हो गया, तथा पंजाब के कुछ हिस्से हैं, ये देखिए। यहाँ पर जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। मैं इसको फिर से दोहरा दे रहा हूँ। दक्कन के कुछ जिले हो गए, उत्तर भारत मतलब संयुक्त प्रांत में लागू था, आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से। लेकिन इसमें जो लगान लगाया जाता था वो अनुमान के आधार पर लगाया जाता था। तो अब अनुमान के आधार पर लगाने पे आप समझ ही सकते हैं कि मान लीजिए उन्होंने एक अनुमान लगा दिया कि हमको 10 करोड़ रुपया चाहिए, और किसान मान लीजिए उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन उनको लगान देना ही देना है, तो इससे कृषकों की स्थिति बहुत खराब होती चली गई। तो ये हो गया महलवाड़ी व्यवस्था हो गया। अब आते हैं हम जो है दूसरे चरण में, औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण। देखिए ये औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण है। इसका समय क्या था? 1813 से 1858 ईस्वी तक। हमने देखिए एक जगह लिखा औद्योगिक क्रांति। इसका लिखने का आशय ये था कि जब धन का लूट चालू हो गया, यहाँ का धन ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन की तरफ जाने लगा, तो वहां धन का संचय काफी हुआ, और उस धन के संचय होने से वहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। वहां तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, लेकिन भारत में क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया, औद्योगिक पतन का शुरुआत यहाँ हो गया, जस्ट उसके अपोजिट। तो जब वहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने लगी, तो वहां पर तमाम मशीनों का आविष्कार भी होने लगा।
जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो उन मशीनों में देखिए 1765 से 1875 के बीच जो है हरग्रीव्ज ने कताई मशीन का आविष्कार किया। हरग्रीव्ज ने कताई मशीन का आविष्कार किया। इसी कताई मशीन से जो है सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। देखिए कताई मशीन का निर्माण किया। जेम्स वाट ने भाप इंजन का देखिए आविष्कार किया। आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया और कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। देखिए पूछा जाता है सब प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, कार्टराइट ने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, आर्कराइट ने किया था। आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का किया था, कार्टराइट ने पावर लूम का किया था और जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। तो ये सब दिमाग में बैठाइएगा, इसे कूट मिलाने के लिए दे देगा, पावर लूम दे देगा, वाटर फ्रेम दे देगा, बगल में लिख देगा यहाँ पे कार्टराइट, आर्कराइट, इस तरीके से कह देगा, मिलाने के लिए दे देगा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है और भारत में क्या होता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो जाता है, औद्योगिक पतन चालू हो जाता है। यहाँ पे जो हथकरघा और जो हस्तशिल्प था वो एकदम धीरे धीरे पतन के रास्ते पे आ जाता है। मतलब पतन के रास्ते क्या, पूरी तरीके से पतन होने लगता है और जो गरीब थे और गरीब होने लगे। तो ये हमारा औद्योगिक मुक्त व्यापार का जो है दूसरा चरण चालू होता है। ये 1813 से 1858 ईस्वी तक था। अब आते हैं वित्तीय पूंजीवाद की बात आती है। अच्छा, इसको बताने से पहले थोड़ा सा यहाँ से ये बता दें कि जब ये औद्योगिक मुक्त व्यापार जो है स्थिति खराब होने लगी तो उसके उपरांत में क्या था कि यहाँ की जनता में काफी रोष होने लगा, जिसके कारण तमाम आंदोलन हुए, तमाम जन आंदोलन हुए, आदिवासी आंदोलन हुए, कृषक आंदोलन हुए। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके पीछे यही सब कारण जो है कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से निहित थे। अब आता है हमारा वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद में ये जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जो है यहाँ पे पूंजी निवेश का दौर चलता है भारत में। और ये पूंजी निवेश जो है ब्रिटेन के व्यापारी, बड़े बड़े औद्योगिक घराने के लोग पूंजी निवेश करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि यहाँ पूंजी निवेश करने में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो पूंजी निवेश की शुरुआत होती है और उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट पूंजी निवेश में कुछ क्षेत्र थे जहाँ ज़्यादा था, जैसे सरकार को ऋण देना, क्योंकि जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था तो उसमें वो सरकार को ऋण देना, सिंचाई परियोजनाओं में पैसा लगाना, रेलवे में पैसा लगाना, काफ़ी रबड़ के बागान हैं उसमें पैसा लगाना, जूट मिले हैं, हाँ, कोयला कारखाने, जहाजरानी, बैंकिंग, इस सब में जो है पूंजी निवेश होने लगा। और उनको ये था कि यहाँ पे पूंजी निवेश करेंगे तो हमको 5% जो है उसका मुनाफा मिलेगा। वो लाभ बहुत बड़ा लाभ होता था। उसके बाद क्या होता है कि रेलवे का निर्माण होता है। रेलवे का निर्माण में सरकार को दो प्रकार से फायदा हुआ रेलवे के निर्माण से। एक तो अंदरूनी जगह से जो है बंदरगांव तक कच्चा माल आसानी से पहुंच सके, त्वरित गति से पहुंच सके, और दूसरा जहां कहीं भी भारत में विद्रोह, ब्रिटिश भारत में विद्रोह होता था उसको आसानी से कुचला जा सके, दबाया जा सके। इस क्रम में जो है सबसे पहले लाल डलहौजी द्वारा जो है रेल पटरी बिछाने का प्रयास किया गया 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच में। सन 1900 में जब लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे, इनके समय रेलों का बहुत ज्यादा विकास हो गया था। मतलब रेलों का पूरा एक जाल बिछ गया था लॉर्ड कर्जन के समय। लेकिन इसके साथ ही भारत में भी जो है एक प्रकार से ये कहा जाए कि जो यहाँ के पूंजीपति थे, कुछ पूंजीपति, उन्होंने क्या किया कि भारतीय स्वदेशी उद्योगों में भी पैसा लगाना चालू कर दिया, जिसमें जो है सर्वप्रथम जो है कपड़ा मिल की बात करते हैं। बंबई में कपड़ा मिल खुला जो है 1853 ईस्वी में, उसको कावसाजी नाना भाई के प्रयासों से कपड़ा मिल खुला, कावसाजी नाना भाई के प्रयासों से। तो इस तरीके से बंबई में सूती मिल स्थापित हुए। बंबई के साथ साथ गुजरात और कुछ तटीय प्रदेश से जहाँ सूती मिल स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि बंगाल में जूट मिल स्थापित की जाती, बंगाल में तीसरा स्थान है जहाँ पर जूट मिल स्थापित की जाती है। उसके बाद टाटा कंपनी द्वारा 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोली जाती है, यहाँ पे पैसा लगता है। ये सब भारतीय उद्योग थे।
उसके बाद यहाँ के बैंकों में भी जो है कुछ पूंजीपति पैसा जो है निवेश करने लगे। उनका मानना यह था कि अगर यहाँ के बैंकों को मजबूत कर दिया जाए तो यहाँ के व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण मिलेगा, हम उनको उद्योग खोलने के अवसर मिलेंगे। तो उन बैंकों में जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें पैसा निवेश किया गया, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, दी बैंक ऑफ मैसूर है। तो इस प्रकार से इन बैंकों में जो है पैसा लगाया गया। तो हमने आपको आज बता दिया उपनिवेशवाद के चरण में, वाणिज्यिक चरण में क्या क्या हुआ, दूसरा जो है औद्योगिक मुक्त व्यापार के चरण में आपको बता दिया, और तीसरा जो है वित्तीय पूंजीवाद। ये 3 चरणों से ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था जो है गुजर रही थी भारत में। अब इसके बाद जो है टॉपिक खत्म होता है, लेकिन कुछ इसमें पॉइंट और आपको बता दें जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने की संभावना है और कुछ पूछे भी जाते हैं। जैसे धन के बहिर्गमन में, जो मतलब भारत का धन बाहर जाता था, जिसको बहिर्गमन कहते हैं, इसके बारे में इसकी परिभाषा आप जान लीजिए क्या है इसका मतलब। इससे मतलब होता है कि भारत से जो धन संपत्ति आयु माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण, मतलब यहाँ का धन इंग्लैंड की तरफ हस्तांतरण जो होता था उसको धन का बहिर्गमन कहा जाता था। इसके बारे में सबसे पहले जो पता लगाया वो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने 3-4 पुस्तकें लिखी थी जिनके माध्यम से जिसमें धन के बहिर्गमन की चर्चा की गई थी। उनमें जैसे इंग्लैंड डेट टू इंडिया है, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो गया, तीसरा जो है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया हो गया, चौथा ऑन कॉमर्स ऑफ इंडिया हो गया। ये 4 पुस्तकें थी जिसमें जो है दादा भाई नौरोजी जो है धन के बहिर्गमन के विषय में चर्चा करते हैं। फिर एक और विद्वान थे आरसी मजूमदार, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन की बात की। फिर तीसरा जो है धन के बहिर्गमन के विषय में जो चर्चा हुआ था 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें धन के बहिर्गमन की चर्चा की गई थी। और उसके बाद सर सैयद अहमद खां आते हैं। ये दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि इनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश का रहना कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के हित में है, उनके कल्याण विकास, उससे उनका कल्याण और विकास होगा। इसलिए वो जो है दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। फिर दादा भाई नौरोजी के बारे में 2 पॉइंट और हमको बता दें। दादा भाई नौरोजी ने मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिल करके लंदन में इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी। और यही दादा भाई नौरोजी थे जो 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर पहली बार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में नियुक्त हुए थे, मतलब चुने गए थे। तो इस प्रकार से आज ये टॉपिक खत्म हुआ। जहां जहां से क्वेश्चन आते मैंने आपको बता दिया। कल हम आपको 1857 की क्रांति बताएंगे। धन्यवाद।